एन आइलैंड नेशन। प्रारंभिक इतिहास और संस्कृति। आधुनिक जापान से आने वाले सभी तकनीकी नवाचारों के साथ यह भूलना आसान है कि उनका भी पाषाण युग था। लगभग 11वीं शताब्दी ईसा पूर्व के मध्य से 300 ईसा पूर्व तक जापान एक नवपाषाण सभ्यता से आबाद था, जिसे जोमोन रस्सी पैटर्न संस्कृति कहा जाता था। शिकारियों और संग्रहकर्ताओं के इस समूह ने एक विशिष्ट पैटर्न बनाने के लिए गीली मिट्टी के चारों ओर रस्सी घुमाकर अपने मिट्टी के बर्तनों को सजाया। उनके गड्ढे आवासों के अवशेष और छोड़े गए सीपियों के विशाल टीले उनकी बस्तियों के स्थानों को चिह्नित करते हैं, जो पूरे द्वीपों में बिखरे हुए थे। लेकिन यायोई काल 300 ईसा पूर्व से 250 ईसा पूर्व तक जापान चावल प्रेमी संस्कृति नहीं बन सका। महाद्वीप से गीले खेत में चावल की खेती के प्रसारण के साथ यायोई लोगों ने सिंचाई, रोपण और कटाई के लिए तकनीकों का पालन किया, जो अभी भी आधुनिक कृषि में उपयोग किए जाते हैं। मकबरे की अवधि 250 सीई 552 सीई का नाम उन विशाल कब्रों के कारण पड़ा जो आज तक परिदृश्य में मौजूद हैं। इनमें से सबसे प्रभावशाली सम्राट निंटोकू का विस्मयकारी मकबरा है, जिन्होंने लगभग 395 से 427 ईपू तक शासन किया था। 2695 फीट लंबा और 80 एकड़ क्षेत्र को कवर करने वाला ओसाका के पास इस मकबरे में एक विशिष्ट कीहोल आकार है और यह चारों ओर से घिरा हुआ है। एक खाई WA की भूमि। जापानियों के बारे में और उनके द्वारा पहला लिखित अभिलेख इसी समय का है। समसामयिक चीनी इतिहास जापान या वा की भूमि को एक सहायक राष्ट्र के रूप में वर्णित करता है, जिस पर पिमिको नाम की एक अविवाहित रानी का शासन था, जो खुद को जादू और टोनेटोटके में व्यस्त रखती थी। जापानी ऐतिहासिक इतिहास ने देश की उत्पत्ति का पता लगाया और कहानियों के माध्यम से जापानी शासकों की पौराणिक जड़ों पर विस्तार से प्रकाश डाला। यमातो काल 552 से 710 तक पूरे देश में बिखरे हुए सैकड़ों कुलों को एक ही कुल यमातो के तहत एकीकृत किया गया था, जिन्होंने अपने वंश को सूर्य देवी अमातरसु से जोड़ा था। इस संबंध ने उन्हें राष्ट्र की रक्षा की दैवीय जिम्मेदारी के साथ शक्तिशाली राजनीतिक और धार्मिक नेता बना दिया। 10,000 पत्तियां। यमातो काल के उत्तरार्ध का एक उल्लेखनीय व्यक्ति प्रिंस शोटोकू 573 से 622 थे, जो बौद्ध धर्म के संरक्षक और विद्वान व्यक्ति थे, जिन्होंने शासक के रूप में शासन किया था। उनके शासन के तहत जापान ने अपनी पहली केंद्रीकृत सरकार और संविधान को कन्फ्यूशियस मॉडल पर आधारित किया। बौद्ध मंदिरों की संख्या में वृद्धि हुई और लगातार प्रतिनिधिमंडलों के माध्यम से चीन के साथ आधिकारिक संबंधों का विस्तार हुआ। चीनी संस्कृति और बौद्ध धर्म के दोहरे प्रभाव स्वर्गीय यमातो और नारा 710 से 84 काल को परिभाषित करते हैं। मूल जापानी भाषा का प्रतिनिधित्व करने के लिए चीनी अक्षरों को अपनाकर एक लेखन प्रणाली विकसित की गई थी। इस प्रगति के साथ साहित्य का विकास हुआ, जिसकी परिणति मान्योशु 10,000 पत्तियों का संग्रह में हुई, जो पूरे क्षेत्र से एकत्र की गई कविताओं का संकलन है। बौद्ध धर्म के बढ़ते प्रभाव ने नारा संस्कृति की सर्वोच्च उपलब्धि को जन्म दिया। महान बुद्ध की मूर्ति 53 फीट ऊंची एक मूर्ति और 1,000,000 पाउंड धातु से बनी। सत्ता के लिए होड़। नारा से राजधानी का अब क्योटो में स्थानांतरण हियान काल 794 से 1185 की शुरुआत का प्रतीक है, जो बढ़ती राजनीतिक अनिश्चितता के साथ साथ महान सांस्कृतिक उपलब्धि का भी समय था। सम्राट और दरबार के विभिन्न कुलीन परिवारों ने जापान पर शासन किया, लेकिन अक्सर क्षेत्र पर शासन करने की तुलना में सौंदर्य शास्त्र और राजनीतिक और रोमांटिक साजिशों के बारे में अधिक चिंतित थे। इन परिवारों में सबसे प्रभावशाली फुजिवारा थे, एक शक्तिशाली गुट जो विवाह की राजनीति में लगा हुआ था और अदालत में प्रभुत्व बनाए रखने के लिए सम्राटों को हेरफेर करता था।
जैसे जैसे फुजिवारा के तहत कुलीन सरकार का क्षरण हुआ, नई ताकतें उभरी। शक्तिशाली ताइरा और मिनामोटो परिवारों के नेतृत्व में योद्धा वर्ग ने धीरे धीरे प्रांतों और बाद में क्योटो के माध्यम से अपनी शक्ति बढ़ा दी। एक तेजी से शक्तिशाली बौद्ध पादरी ने भी खुद को मुखर किया, राजनीतिक रूप से पूर्व सम्राटों को मंदिरों पर नियंत्रण करने की अनुमति देकर और सैन्य रूप से योद्धा भिक्षुओं की सेनाओं को संगठित करके, जिन्होंने मंदिर के हितों को संरक्षित करने के लिए लड़ाई लड़ी। उच्च कला। हालांकि संस्कृति और कला को अभिजात वर्ग के ढीले शासन से लाभ हुआ। कवियों ने वाका या जापानी कविता को साहित्यिक रूप में परिपूर्ण किया और इसे दरबारी संचार और प्रतिस्पर्धा का आधार बनाया। मुरासाकी शिकिबू द्वारा लिखित द टेल ऑफ जेंजी मोनोगेट्री को दुनिया का पहला उपन्यास माना जाता है, जो अदालत में जीवन और प्रेम की एक विस्तृत और नाजुक तस्वीर पेश करता है। कुलीन परिष्कार ने जापानी शिष्टाचार और सौंदर्य शास्त्र को इस तरह आकार दिया जो आज भी कायम है। आधुनिक जापानी अपने अभिजात हेन पूर्वजों की तरह ही मोनो के बारे में, चीजों की क्षणभंगुर प्रकृति के बारे में नहीं जानते हुए दुख भरी आहें भरते हैं, यहाँ तक कि जब वे आनंद लेते हैं और चेरी ब्लॉसम को हवा में बिखरते हुए देखते हैं।